वो टॉप पे है और उन्हीं स्ट्रेटजी को गौतम अडानी जी भी कॉपी कर रहे हैं और अगर ये फॉलो करते रहे तो वो भी वापस टॉप पे आने के दावेदार हो जाएंगे। उनके क्राइसिस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, क्या आरोप लगे उसको भी समझाया था, उस आरोप का क्या जवाब दिया गया उसको भी समझाया गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया वो सब समझाया था। पर लास्ट में जाते जाते एक आखिरी वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ये अडानी जी के लिए वरदान साबित होगा। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था सिंपल कि अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए, सिगरेट पीने लग जाए, दारू पीने लग जाए, ड्रग्स पीने लग जाए और उसको कोई रोके टोकेगा नहीं ना, तो कुछ समय बाद वो नशेड़ी गंजेड़ी हो जाएगा और भाई साहब उसका जीवन हो जाए खराब। लेकिन उसी समय उसके पिताजी अंकल कोई पकड़ के उसको कूट दे तो थोड़ी देर तो रोएगा लेकिन उसकी आदत सुधर जाएगी, करियर बन जाएगा। अडानी के साथ ऐसा ही हुआ है। अडानी जी क्या थे, हाई ग्रोथ स्ट्रेटजी में चल रहे थे, इस सेक्टर में जाऊं उस सेक्टर में जाऊं, ये भी करूं वो भी करूं और सारा काम कर रहे थे बहुत मोटा मोटा लोन लेके। उस समय अगर उनको नहीं रोका जाता तो ये ग्रुप का बहुत बड़ा फॉल होता। लेकिन उसी समय हिंडनबर्ग अंकल आ गए और उन्होंने ऐसा धोया कि धीरे धीरे ये रास्ते पे आ गए। इन्होंने कहा बहुत ज्यादा लोन अब नहीं लेंगे, फालतू का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे रास्ते चलेंगे और इसी कारणों से अडानी ग्रुप वापसी कर रहा है। कैसे, 5 स्ट्रेटजी से समझते हैं। जो पहली स्ट्रेटजी गौतम अडानी जी ने फॉलो की वो है डी-लेवरेजिंग, मतलब फालतू का जो लोन ले रखा है भैया उसको बंद करे, उसको चुका दे और नया लोन लेने से पहले 10 बार सोचे। हिंडनबर्ग ने भी यही आरोप लगाया था, बाकी सब भी यही कहते हैं डूबेगा डूबेगा, बोला टंटा ही खत्म करते हैं। तो इन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रख के कई जगह जो लोन ले रखा था, कईयों को मैच्योरिटी पे, कईयों को मैच्योरिटी से भी पहले पे करके इन्होंने लोन पे कर दिया और अपने शेयर वापस ले लिए। ये इन्होंने 2.15 बिलियन यानी मोटा मोटी हो गया आपका 17,000 करोड़ के आसपास के लोन इस प्रकार चुका दिए। इसके अलावा 700 मिलियन यानी 5600 करोड़ का एक लोन था जो कि अंबुजा सीमेंट के लिए इन्होंने लिया था, उसको भी टाइम से पहले ही चुका दिया। राव जी इनको चुकाने के लिए नया लोन ले लिया क्या? नहीं भाई साहब ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो खुद की कंपनियां थी उसके छोटे छोटे शेयर, खुद की इक्विटी, खुद की कैपिटल बेची और उसको बेच के 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे, उससे इन्होंने ये पैसे चुकाए हैं। इसके अलावा इनकी 3 कंपनियों ने भी रेजोल्यूशन पास कर लिया कि अगले 12 महीने में हम 33,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाने वाले हैं, उनमें मेजॉरिटी पैसा इक्विटी माध्यम से होगा, लोन वोन नहीं ले रहे हम। और इस पूरे गेम में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे टोटल एनर्जी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी के ग्रुप और जीक्यूजी पार्टनर जैसे बड़े बड़े ग्रुप का ऑलरेडी इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट आ चुका है और धीरे धीरे ये होपफुल है कि इनसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेंगे ना कि लोन। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, चाहे हिंडनबर्ग के डर से हो चाहे कॉमन सेंस हो, और ये स्ट्रेटजी को मुकेश अंबानी जी ने भी काम में लिया है। जब ये जियो लॉन्च कर रहे थे तो बहुत ज्यादा पैसा ले लिया था, बाजार में बहुत ज्यादा लोन आ गया था, बाजार में बातें होने लग गई थी। मोटा भाई ने अपनी कंपनी के स्टेक बेचना चालू किया और अपनी कंपनी को नेट जीरो का टारगेट लिया कि धीरे धीरे जितना भी लोन है ना भैया इसको जीरो की तरफ लेके जाएंगे। ऑल्दो जीरो नहीं है पर काफी कम ले लिया है। मुकेश अंबानी के लोन के बारे में ज्यादा बातें होती नहीं है क्योंकि हद से ज्यादा जो लोन था उसको वो ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। अब गौतम अडानी भी उसी राह पे है। अब आता है सेकंड स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट। अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर रहे हैं, रेशियो को ठीक कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे यार तुम्हारे कर्जे ज्यादा ले रखे, ये रखे। उन्होंने कहा रुको, अब तक की हमारी जो रेवेन्यू है अब तक की बेस्ट है, हमारा ऑपरेटिंग कैश है वो अब तक का बेस्ट है। अभी जो 31 मार्च 2023 को अडानी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार वो कह रहे हमारे पास इस समय है 40,351 करोड़ रुपए कैश और इसके अलावा जो हर साल हम फ्री कैश फ्लो यानी हमारे कॉपेक्स और कैपेक्स करने के बाद जो फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है वो इस साल हमारा जनरेट होगा 37,538 करोड़। यानी अगले 12 महीने बाद हमारे पास जो होंगे 77,890 करोड़ रुपए। तो भैया हम किसी भी प्रकार का लोन चुकाने में सक्षम है। हमारे पास इतना कैश है और इतना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कि हमारे आने वाले 3 साल 5 साल में जितने भी लोन है सब हम चुका देंगे, हम सक्षम है। नेट प्रॉफिट टू इबिडा रेशियो यानी भाई साहब कमाते कितना हो और उसके कंपैरिजन में कितना लोन ले रखा है। तो इनका जो पहले रेशियो था वो था 3.81 यानी 1 रुपया कमा रहे थे और 3 रुपए 81 पैसे इन्होंने कर्जा ले रखा था। अब उसको कम करके 3 रुपए 27 पैसे लेके आ गए हैं। और जो 3 के नीचे बेस्ट होता है, लेकिन जो 3.81 से 3.27 ले आया तो कह रहे होपफुल कह रहे 1-2 साल के अंदर हम 3 के नीचे भी ले जाएंगे तो फिर ये सेफ कंपनी में कंसिडर हो जाएगा। ऑल्दो ये ग्रुप का एवरेज है, मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें कुछ कंपनियां हैं जिनका ज्यादा है, कुछ कंपनी का कम है, पर एवरेज यही है। इनका जो डेट सर्विस रेशियो है, डेट सर्विस रेशियो का मतलब तुम्हारे पास जो पैसा चुकाने की क्षमता कितनी है, तुम अपने लोन को कितना चुका सकते हो। तो पहले वो थी 1.48 यानी जितना हमारा कर्जा है ना उसका 1.5 गुना चुका सकते हैं आराम से। अब वो हो चुका है 2.02 और 1.5 से 2 की रेंज बहुत अच्छी मानी जाती है, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इनके जो CFO है उनका बयान है कि देखो भाई हमारे पास जितना कैश पड़ा है और जितना फ्री कैश फ्लो हम जनरेट कर रहे हैं,
आने वाले समय में 2025 के बाद हमारा लोन से ये ज्यादा ही होगा, हमें कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो उस समय मोटा भाई ने भी बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की थी, अपनी कई कंपनियां बनाई थी, सब्सिडी होल्डिंग, बहुत सारे एडजस्टमेंट किए थे, तब जाके कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत हुई थी और आज भी मजबूत है। तीसरा जो सबसे बढ़िया काम किया, जो मुझे भी लगा, इन्होंने अपनी ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया और बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे ना, उसको रोक दिया। जो मेरा कोर गेम है उस पे तो मेरे पास पैसा आ ही रहा है। मेरे को तो माथा फोड़ी इस बात की थी, लोन इस बात के ले रहा था कि नए नए सेक्टर में घुसना था, उसके लिए पैसा चाहिए था, बोले मैं घुस ही नहीं रहा। इनके जितने भी कैपेक्स प्लान है कि जो जो मोटे खर्चे करने थे उसको उन्होंने रिवाइज कर दिया कि यार ज्यादा चीज नहीं करेंगे। क्या क्या चेंज किया है ध्यान से सुनते हैं। आपने बीच में न्यूज सुनी होगी, डीबी पावर से 1200 मेगावाट का एक प्लांट खरीद रहे थे, वो डील उन्होंने कैंसिल कर दी, बोले नहीं सर अभी नहीं ले रहे। गुजरात और आंध्र प्रदेश में वहाँ की जो टोल रोड लेने का एक 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी से डील कर रहे थे कि गुजरात और इस एरिया की ये टोल रोड हम ले लेंगे, वो डील भी कैंसिल कर दी, बोले अभी नहीं कर रहे। अडानी पावर ओरिएंट सीमेंट के साथ मिलकर एक सीमेंट ग्राइंडिंग का प्लांट डाल रहे थे, वो भी कैंसिल कर दिया, बोले अभी नहीं कर रहे। वियतनाम में ग्रीन सीपोर्ट इकोसिस्टम बना रहे थे, उस प्रोजेक्ट को भी होल्ड पे डाल दिया कि करेंगे पर अभी नहीं। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने वाले थे अडानी जी, उसको उन्होंने कहा नहीं भैया अभी नहीं। हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम कि यहाँ से जनरेट करेंगे, फिर इससे ये प्लांट बनेगा, फिर इससे इक्विपमेंट बनेंगे, फिर इसकी सप्लाई चेन बनाएंगे, पूरा जो प्रोजेक्ट था उसको भी होल्ड पे डाल दिया। और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में एंट्री कर ली थी, वहां से एग्जिट हो गए, बोले अभी ये वाला गेम नहीं खेलना। तो कुल मिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट रोक दिए, बहुत सारे कैंसिल कर दिए, बहुत सारे होल्ड पे डाल दिए। तो अब डाइवर्सिफिकेशन फालतू का गया, अब सीधा फोकस उन्हीं चीजों पे जो कमा के दे रही है। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 4 और द बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैं व्यापारी टूसीओ की क्लास में बार बार बताता हूँ कि भाई साहब फोकस ऑन योर कोर सेक्टर। जिस चीज के तुम मास्टर हो, जो चीज तुम्हें आती है, तुम उस पर ध्यान दो, अपने आप उसमें भी बड़े बनने के बहुत सारे स्कोप है। तो अडानी ग्रुप ने कहा भी हम मास्टर किस चीज के हैं, हम मास्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के, यानी भाई साहब बिजली के, रोड के, पोर्ट के, इसके मास्टर है हम। कहाँ 10 चीजों में जा रहे थे, अब फोकस करेंगे इन्हीं चीजों में। इनके सीएफओ का बयान है और यहाँ से लगता है कि बड़े लोग कितना बड़ा सोचते हैं। इनका सीएफओ का बयान है कि बोला अडानी ग्रुप किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोजेक्ट में इंटर जनरेशनल इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब हम देखते हैं 30 साल देख के इन्वेस्ट करते हैं कि इस पीढ़ी ने लगाया, अगली पीढ़ी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। हमारा जो ग्रोथ सेक्टर है उसका भी फाउंडेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। अडानी पोर्ट इस समय जितना काम कर रहा है, हमारा प्लान है अगले 10 साल बाद हम उतना काम करेंगे जितना काम पूरा इंडिया कर रहा है। जैसे व्यापार टिश्यू क्लास में कहता हूँ तुम रूटीन में फंसे रहेगा यार, तुम सोचते हो आज क्या, कल क्या करूंगा, अगले हफ्ते क्या करूंगा। ये भाई कह रहा है 10 साल बाद क्या करेंगे, 30 साल बाद का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, इसलिए बड़े लोग बड़े होते हैं। एक बार इनकी कंपनियों में क्या मूवमेंट चल रहा है ना, इसमें थोड़ा नजर डालते हैं। लास्ट स्ट्रेटजी मेरी फेवरेट है भैया, तो उस पे आने से पहले ये चीज समझो। अडानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा नाम था, इसमें जैसा 20,000 करोड़ का ओएफएस आया था, वो कैंसिल हो गया। लोग कह रहे गया सर जी 12,500 करोड़ का दोबारा आने वाला है। अडानी एंटरप्राइजेस के 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक तो नवी मुंबई में जो नया एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं, उस पर फुल फेज में काम चल रहा है, दिसंबर 2024 तक ऑपरेशनल कर देंगे। उसके अलावा मुंद्रा पोर्ट में कॉपर स्मेल्टर प्लांट है, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी डेडलाइन पे चल रहा है। अडानी डेटा सेंटर वाले गेम में और एंटर कर रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसमें उन्होंने जो विशाखापट्टनम है और नवी मुंबई है, उसमें लैंड एक्वायर ऑलरेडी कर लिया है और नोएडा और हैदराबाद में 30% काम कंप्लीट हो चुका है। तो धीरे धीरे ये जो बड़े प्रोजेक्ट है जो आगे जाके मोटा पैसा देंगे, ये अब आकार लेने लगे हैं। तो अगले 2-5 साल में मोटी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगी। अब बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का लार्जेस्ट इंडिया का पोर्टफोलियो ये लेके बैठे हैं। इनके पास इस समय है 8.1 गीगावाट प्लांट और इनका टारगेट है कि 45 गीगावाट कर लेंगे 2030 तक। 3 गीगा प्लांट तो इस साल ही जोड़ रहे हैं और ये जितने भी प्लांट जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए 25 साल का एग्रीमेंट ऑलरेडी करके बैठे हैं, तो वो रेवेन्यू तो आनी तय है। अडानी ग्रीन एनर्जी की टूटने के बाद भी जो पी है इसका 32 है, बाजार के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। एक रिस्क ये भी है कि कल को डिस्काउंट पैसा नहीं दे तो क्या होगा, लेकिन वो रिस्क है, जब होगा जब देखी जाएगी। लेकिन इनका जो दूसरा एक चीज है अडानी पावर, वो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहा है और अभी तो भाई साहब बांग्लादेश से बिजली का एग्रीमेंट किया है कि बांग्लादेश को भी बिजली हम बेचेंगे। तो ये जो चौथी स्ट्रेटजी है कोर एसेट पे फोकस करने की, ये भी मुकेश अंबानी वाला सीन है। इन्होंने पहले जामनगर रिफाइनरी बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ऑयल केमिकल इन पे काम किया और उसके बाद जब यहाँ से पैसा कमाया तो उस पैसे को लगाया जियो में और जियो में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लाइनें बिछाई, पोल बनाया, स्ट्रक्चर बनाया पूरा, और अब जाके पैसा कमाने लगे हैं B2C से। सेम देखा जाए तो हमारे जो अडानी जी है, गौतम अडानी क्या कर रहे हैं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, अभी भी कर रहे हैं, और जब इसका पैसा आएगा इसको और मोनेटाइज करने के लिए अब ये घुस रहे हैं B2C सेक्टर में, जो कि है 5वीं स्ट्रेटजी। देखो पावर बनाया, ये B2B बिजनेस है, बेचा किसको, डिस्कॉम को, फिर वहां से ट्रांसमिट किया, ये भी वो है। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, सीधा कंज्यूमर से पैसा लेंगे। एयरपोर्ट ले लिया, एयरपोर्ट में क्या है, सीधा कंज्यूमर से पैसा लेंगे। FMCG में अडानी विल्वर है, सीधा कस्टमर से पैसा लेंगे। अडानी गैस पहले B2B सीन था, अब B2
B2C है, सीधा कस्टमर से पैसा लेंगे। तो अब धीरे धीरे जैसे मोटा भाई ने कहा ना कि तुम कुछ भी करो, सांस लो, खाना खाओ, कुछ भी करो, मेरा थोड़ा सा हक बनता है उसमें। तो गौतम अडानी जी भी इस स्ट्रेटजी पे हैं और धीरे धीरे आपको लगभग हर सेक्टर में, जैसे अडानी वेलबर में 79% जो सेल है फॉर्च्यून ऑयल की, बाकी फैक्टर कम है। अभी कह रहे नहीं, उस पर भी ध्यान देंगे। अब अडानी जी कह रहे हैं आटा भी लेके आएंगे, चावल भी लेके आएंगे, दाल भी लेके आएंगे, सब लेके आएंगे। यह है अडानी ग्रुप का नया अवतार। लोन कम करने हैं, बैलेंस शीट मजबूत करनी है, फोकस फालतू एरिया से हटाना है, कोर पे ध्यान देना है और फाइनली B2C सेगमेंट पे एंटर करना है। अगर ये स्ट्रेटजी काम में ली, क्योंकि ये स्ट्रेटजी प्रूव कर चुके हैं मोटा भाई, सक्सेसफुल कंपनी बना के बैठे हैं, ये स्ट्रेटजी अगर ये करते रहे तो